दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीएससी अड्डा पर। दोस्तों ये जो क्लास है आपके लिए एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ रेलवे, व्यापम या जितनी भी सारी एग्ज़ाम्स होती हैं जैसे कि एसएससी या और अदर जो बोर्ड हैं या बोर्ड जो सारी एग्ज़ाम्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये क्लास है बायोलॉजी की। और बायोलॉजी की अगर बात करें तो सारी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस या बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जाने लगे हैं और बहुत ज़्यादा इनका वेटेज रहता है। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम, या प्लांट किंगडम जो है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। इससे पिछली जो दो क्लासेस हमारी हुई हैं बायोलॉजी की, उसमें एक में हमने वर्गीकरण जंतु जगत का या जो एनिमल किंगडम है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, और उससे पहले जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने सेल्स या कोशिका के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर और उसके वर्ग के बारे में पढ़ा है। तो आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद उस क्लास को ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि क्वेश्चंस इस क्लास से बाहर जाने वाला नहीं है। दूसरा, सबसे पहले इसको जो टारगेट करके बनाया गया है वो है एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड, जिसमें यूनिट 3 जो है उसमें बायोलॉजी दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ये क्लास बनी हुई है। तो एमपीपीएससी मेंस के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है पंकज राठौर, मेरे साथ आप पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस या महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम थैलोफाइटा के बारे में, यानी कि जो प्लांट का पहला वर्ग आता है उसे हम थैलोफाइटा कहते हैं। ये क्यों है, क्या है, इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा जो वर्ग होता है या दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है प्लांट का, पौधों का या पादप का, उसे हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इनमें क्या चीज़ें पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती। और सबसे बड़ा ट्रेकियोफाइटा। तो सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे ट्रेकियोफाइटा के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि थैलोफाइटा किसे कहते हैं, क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों थैलोफाइटा के बारे में, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल या एल्गी, उसके अलावा जो फंजाई होते हैं यानी कि कवक, और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु आते हैं। और इनकी जो कंडीशंस अगर देखा जाए कि जो पादप होता है, नॉर्मली अगर हम पादप या पेड़ के बारे में देखें तो जैसे कि आपके सामने बहुत सारे पौधे या पेड़ आपको दिखाई देते हैं, तो उसमें तीन चीज़ें मेनली आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मान लो ये प्लांट है तो इसकी रूट्स होती हैं, इसकी जड़ें होती हैं। दूसरा, इसमें स्टीम होता है यानी कि इसका तना होता है। तीसरा जो है इसमें इस प्रकार से जो आवरण बना होता है पत्तियों का, यानी कि इसमें जो है पत्तियाँ होती हैं। तो तीन चीज़ें जो है मुख्यतः होती हैं, पत्तियाँ, तना और जड़। ये एक प्लांट की बेसिक कंडीशन होती है कि आप लोग अगर सोचते हैं एक प्लांट के बारे में तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आपके सामने आता है, तो इसे ही आप प्लांट कहते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट में पत्तियां हो, सारे प्लांट में तना हो या सारे प्लांट में जड़ें हों। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ना तो पत्तियां होती हैं, ना तना होता है, ना जड़ होता है, और उन्हें ही हम थैलोफाइटा कहते हैं। तो थैलोफाइटा का जो शरीर होता है दोस्तों, वो उसमें जड़, तना और पत्तियां, इसमें ये इसका शरीर विभाजित नहीं होता है, यानी कि शरीर के अलग अलग पार्ट नहीं रहते हैं। लेकिन यह एक थैलस यानी कि एक थैले के रूप में, एक थैलस के रूप में क्या रहता है, ये रहता है इसका शरीर, इसीलिए इनको जो है थैलोफाइटा कहते हैं। दूसरा, एक और कंडीशन इसकी होती है कि इसमें जो है संवहनी ऊतक या जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो नहीं पाए जाते। अब ये संवहन क्या होता है, ये क्या बीमारी है भाई। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं ये प्लांट है मेरे सामने, मैंने आपके सामने एक प्लांट बनाया। तो प्लांट में बहुत सारे पार्ट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये पत्तियां हैं, पत्तियों वाला स्ट्रक्चर है, ये तने वाला स्ट्रक्चर है, ये जड़ वाला स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है कि पानी, पौधे को पानी हम देते हैं जड़ों में, जड़ से कहाँ पहुँच जाता है, तने में होते हुए पत्तियों के पास पहुँच जाता है। पत्तियां भोजन बनाती हैं और भोजन कहाँ चला जाता है, संग्रहित होने के लिए जड़ों में चला जाता है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक जो चीज़ें जा रही हैं, इसी को हम वेस्कुलर या इसको हम जो है ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट होता है संवहनी टिश्यूज की वजह से, जो एक तो जाइलम होते हैं और एक जो है फ्लोएम होते हैं। तो ये दो प्रकार के जो मेनली
संवहनी उत्तक होते हैं, नॉर्मली जो पादप होते हैं उनमें तो पाए जाते हैं, बट जो थैलोफाइटा वर्ग है उसमें नहीं पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत मुख्य रूप से शैवाल, फंजाई, हालांकि फंजाई जो है अलग से एक वर्ग है, अलग से एक वर्गीकरण का एक पार्ट है, और जीवाणु बैक्टीरिया जो है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो देखा जाए जैसे कि आपने शैवाल या एल्गी देखा होगा, इस प्रकार से आपको एल्गी या शैवाल जो है दिखाई देता है, जिसे नॉर्मली हम जो है काई या कांझी के नाम से भी जानते हैं। काई या कांझी भी इसको कहा जाता है। जैसे कि कोई तालाब है, कोई जल का स्रोत है, या कोई बकेट वगैरह जिसमें ज़्यादातर समय से अगर पानी भरा है, कोई पानी की टंकी है, तो उसमें हरा हरा इस प्रकार से जो घास जैसा स्ट्रक्चर उग आता है, इसे ही हम काई या कांझी कहते हैं। और यही मुख्य रूप से क्या होता है, शैवाल या एल्गी होता है। तो दोस्तों पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव जो है वो यही है, एल्गी। और इसमें ना तो जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्तियां होती हैं, केवल एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम थैलोफाइटा कहते हैं। दूसरा, अगर एल्गी के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो एल्गी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपने भोजन का निर्माण करता है। अब फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जो नॉर्मली पौधे होते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर मैं आपको एक पौधा बनाकर दिखा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पौधा है, अब पौधे का ये वाला जो पार्ट होता है पत्ती, तो जो पत्ती होती हैं वो हरी होती हैं। कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, हरी होती हैं। सबको पता है कि पत्तियां कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। किसी किसी पौधे में अलग अलग रंग की भी होती हैं, बट ज़्यादातर जो पौधे हैं 99.99% जो पौधे होते हैं उसमें ग्रीन होती हैं, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्शन का बहुत रूल है। बहुत सारे लोग जो हैं ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं कि नहीं ये ऐसी बात नहीं है, पत्तियां तो हमने अलग रंग की भी देखी हैं। तो जो पत्ती होती है उसका स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार से दिखाई देता है, यानी कि ये एक पत्ती है, तो पत्ती हरी होती है। उसके हरे होने का कारण होता है कि उसमें जो है क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के बारे में मैंने कल की जो पिछली क्लास है अगर जिसने देखी है तो उसमें मैंने बताया था, जो परसों की जो क्लास थी, कि ये एक प्रकार का लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं, और इसका रंग जो है हरा होता है। और पत्तियों में इसमें की वजह से जो है क्लोरोफिल होता है। जब क्लोरोफिल होता है तो उसी की वजह से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ पर कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक तो वाटर यानी कि पानी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस सूर्य का प्रकाश। तो ये सभी चीज़ें जब होती हैं और पौधे जो हैं उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां जो हैं या पौधे जो हैं अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये भोजन बनाने के काम करते हैं, और यही क्रिया जो है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, क्योंकि बिना प्रकाश की उपस्थिति में पौधा अपना जो भोजन है वो नहीं बना सकता है। तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस है ये जरूरी नहीं कि सारी जो पत्तियां हैं या पत्ती वाले पौधे हैं उन्हीं में होगा। जैसे कि शैवाल एक प्रकार का थैलोफाइटा है, फिर भी उसका रंग जो है हरा होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण या क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल होता है जिसमें सेल्यूलोज होता है, या जिनकी कोशिकाओं में सेल्यूलोज होता है। तो जो शैवाल होते हैं उसकी कोशिका में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये जो है कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, वो जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। और जिसकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी है, उसमें जो है क्लोरोफिल होता है, और उसमें अगर क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो जो शैवाल या एल्गी है इसका जो रंग है वो हरा होता है। इसका अर्थ है इसमें जो है इसकी जो कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति है। और कोशिका भित्ति कैसे बनी है, तो सेल्यूलोज से बनी है। और जब सेल्यूलोज से बनी है तो इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर जो है क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल की वजह से ही इसका रंग जो है कैसा होगा, हरा होगा। और हरा होगा तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, और एल्गी जो है अपने भोजन का निर्माण करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं मुझे कि मुझे समझ में आया।
दोस्तों उसके अलावा एक बात और है आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण, सारे विषय की अगर आप क्लास एक ही जगह बिना किसी ऐड के देखना चाहते हैं तो पीएससी अड्डा का ऐप डाउनलोड करें। वहां पर सारे एमपीपीएससी से जितने भी सब्जेक्ट मेंस के प्री के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे वीडियो लेक्चर्स वहां पर आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ सारी टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ चीज़ें जो है आपको वहां पर मिलने वाली हैं। तो जल्दी करें, प्ले स्टोर से पीएससी अड्डा ऐप जरूर डाउनलोड करें। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल उसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखते हैं शैवाल के बारे में। तो दोस्तों जो शैवाल हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं, ये तो हमने देख लिया। और शैवालों की जो स्टडी है, उनका जो अध्ययन है, उनको क्या कहते हैं? तो इनके अध्ययन को दोस्तों कहते हैं फाइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री में पूछा जा सकता है। उसके अलावा रेलवे एग्जाम जो है, एसएससी एग्जाम या व्यापम एग्जाम है, इनमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाते हैं। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको जो है याद रखना है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी कहेंगे। ऐसे ही जीवाणु का अध्ययन भी पूछा जा सकता है कि जीवाणु के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उस प्रकार से हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो कवक होते हैं या फंजाई हैं, इनके अध्ययन को क्या कहेंगे? तो इनके अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम शैवाल के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि जो शैवाल की कोशिकाएं होती हैं उसमें सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी है, अभी समझ में आपको आ गया होगा। इसके अलावा इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रायः हरा वर्णक यानी कि एक प्लास्टिड उपस्थित रहता है, जो कैसा होता है? हरा रहता है, और उसको हमने नाम दिया है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी इसमें उपस्थित रहता है, ये बात भी हमने देख ली है दोस्तों। उसके बाद अगर देखा जाए तो शैवाल में केवल हरा वर्णक ही नहीं होता, इसमें 3 प्रकार के वर्णक होते हैं, जो जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें अलग अलग प्रकार के रंग उपस्थित होते हैं, अगर वो किसी प्लांट में, किसी पौधे में उपस्थित हैं। तो इसमें 3 प्रकार के पिगामेंट या पिगमेंट वर्णक जो है पाए जाते हैं। एक होते हैं हरा, ग्रीन। तो जो जिसमें हरा पाया जाता है उसे हम ग्रीन शैवाल या हरा शैवाल या नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा रेड यानी कि लाल भी पाया जाता है, और ब्राउन यानी कि भूरा भी पाया जाता है। तो इसी 3 प्रकार के एल्गी हमें देखने को मिलते हैं। हरा एल्गी भी होता है, लाल एल्गी भी होता है, भूरा एल्गी भी होता है। और इन्हीं तीनों वर्णक के आधार पर शैवाल को मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक होते हैं क्लोरोफाइसी, तो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनको क्लोरोफाइसी कहते हैं, जो हरा वर्णक होता है, इसमें क्लोरोफिल होगा। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, तो एक क्लोरोफाइसी है। ये हरा हरा क्यों दिखाई दे रहा है? क्लोरोफिल की वजह से, या क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी वजह से। तो इसको क्लोरोफाइसी या हरा वर्णक कहेंगे, या इसको नॉर्मली हम नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। नील हरित यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा ये वायु प्रदूषण जो है उसका सूचक भी होता है। जो एल्गी होता है या जो एल्गी जो है इसका रंग अगर बदलने लगता है तो ये वायु प्रदूषण को भी दर्शाता है। उसके अलावा रोडोफाइसी जो होते हैं, जिसमें लाल वर्णक पाया जाता है या लाल रंग का, या जिसे हम लाल शैवाल कहते हैं, लाल शैवाल, वो जो है उसमें क्या पाया जाता है? रोडोफाइसी या रोडोफिल्स जो है पाया जाता है। तो उनको हम रोडोफाइसी या लाल वर्णक वाले शैवाल कहेंगे या लाल शैवाल कहेंगे। एक होते हैं फियोफाइसी, जिसमें भूरा वर्णक या जिनका रंग जो है कैसा होता है? भूरा होता है, ब्राउन होता है, उनको हम फियोफाइसी कहेंगे। तो शैवालों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो ये दोस्तों हमने देखा थैलोफाइट्स के बारे में। अब हम दूसरा जो वर्ग है, जैसे कि प्लांट जो होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो शुरुआत में हमने देखा, एक होते हैं थैलोफाइट्स, एक होते हैं ब्रायोफाइट्स, और एक होते हैं ट्रैकियोफाइट्स। तो दोस्तों जो ब्रायोफाइटा है इसमें क्या कंडीशन होती है? तो ब्रायोफाइटा प्रकार के जो पौधे होते हैं इसमें भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण और आद्य समूह जो है, जो भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या बनता है? भ्रूण बनता है।
उसके अलावा इसमें संवहन उत्तक या वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं नहीं होते हैं। कौन कौन से वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में अभी हमने बात की है, कमेंट करके बताएं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं, संवहनी टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, ये इसमें नहीं पाए जाते हैं ब्रायोफाइटस में। और ये पौधे जो हैं स्थलीय होने के साथ साथ छायादार और नम स्थानों पर उगते हैं। तो जो ब्रायोफाइट प्रकार के जो पौधे होते हैं वो उगते कहाँ पर हैं, तो जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों की छाया है या छायादार या दलदली क्षेत्र है वहाँ पर उगते हैं, और जो नम क्षेत्र है जहाँ पर दलदल है वहाँ पर उगते हैं, और इन्हें अपने जीवन काल में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अब ये होते कैसे उनके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं, उभयचर कहते हैं, क्योंकि कुछ जो है वो स्थल पर होते हैं, ज़्यादातर स्थल पर होते हैं, परंतु कुछ कुछ जो है वो जल में भी होते हैं, इसलिए इनको एम्फीबिया या उभयचर कहा जाता है पादप जगत का। जैसे कि मेंढक है तो मेंढक जल और थल दोनों पे रहता है, इसलिए उसको उभयचर कहते हैं। ये कल की क्लास में हमने देखा था। टोंड है तो टोंड भी जल और थल दोनों में रहता है, तो उसको भी उभयचर कहते हैं। ऐसे ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो जल में भी उग जाते हैं, थल पर भी यानी कि स्थल पर भी उग जाते हैं, इसलिए उनको उभयचर या एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। अब इनकी रचना के बारे में देखा जाए कि जो ब्रायोफाइटा है इनकी रचना किस प्रकार की होती है दोस्तों, तो जो ब्रायोफाइटा प्रकार के होते हैं इनमें तने और पत्तियों की तरह रचनाएं मिलती हैं। समझ में आया आपको? जैसे कि एक प्लांट है इस प्रकार से, तो ये जो प्लांट है इसमें पत्तियां हैं, इस प्लांट में तना है, ऐसा स्ट्रक्चर तो हमें देखने को मिलता है, परंतु इसमें जड़ें जो हैं वो नहीं होती। जड़ें नहीं होगी तो इतना बड़ा प्लांट टिक ही नहीं सकता। तो इससे एक बात समझ में आती है कि ये जो ब्रायोफाइटा प्रकार का प्लांट होगा ये इतना बड़ा नहीं होगा, किंतु थैलस के अभ्यक्ष सतह से तंतु की तरह कई रचनाएं इसमें निकलती हैं। जैसे कि होता क्या है कि छोटा सा तना है, छोटी इसके ऊपर पत्तियां हैं, ऐसा हो सकता है, और जड़ नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसे पतले पतले तंतु होंगे, यानी कि धागे नुमा संरचना होगी जिसके ऊपर एक टिका होगा। तो इसकी जो सतह होती है वहां से तंतु की तरह कई रचनाएं निकलती हैं, जिसे हम मूलांग या मूलांकुर उनको कहा जाता है, और ये पौधे को स्थिर रखने तथा मृदा से खनिज लवण का अवशोषण करने में सहायक होती है। ये होती है एक प्रकार की जड़ें, परंतु जड़ें रूट्स नहीं होती हैं। क्या होती हैं? धागे नुमा संरचना होती हैं और बहुत पतली पतली होती हैं, तंतु नुमा संरचना होती है। इसलिए इसको इस वर्ग के अंदर जो भी आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो घास होती हैं वो भी इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। घास जो है उसमें देखने को मिलता है हमें कि एक तो पत्ती होती है, और पत्ती के अलावा उसमें जो है तने का कुछ पार्ट होता है, बट उसमें जड़ का अभाव होता है। और जो जैसे कि ये पानी वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर भी इस प्रकार के देखे जा सकते हैं, स्थल वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर भी इस प्रकार के जो पौधे हैं हम देख सकते हैं। तो ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहले हमने पादप को 3 पार्ट में बांटा। पहला जो है थैलोफाइटा, दूसरा जो वर्ग है उसको हमने नाम दिया ब्रायोफाइटा। तो दोस्तों जो ब्रायोफाइटा है और थैलोफाइटा है इसमें हमने देखा कि इसमें ना तो पत्ती होती है, ना तना होता है, और ना ही जड़ होती है। ये तीनों चीजें नहीं होती हैं। इसमें हमने देखा कि पत्ती होती है, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है, तने जैसा स्ट्रक्चर होता है, परंतु जड़ नहीं होती है। क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है आपको? एक पादप को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पत्ती, तना और जड़। जिसमें तीनों नहीं पाई जाती वो थैलोफाइटा, जिसमें पत्ती और तना पाया जाता है परंतु जड़ नहीं पाई जाती वो ब्रायोफाइटा, और जिसमें ट्रेकियोफाइटा, जिसमें तीनों चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ती भी होती है। तो ये तीनों जहां पर होती हैं उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेकियोफाइटा। उसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि इसमें जो संवहनी उत्तक होते हैं वो नहीं होते हैं, संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते। जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो नहीं पाए जाते, इसमें भी नहीं पाए जाते, परंतु इनमें पाए जाते हैं। तो ये वर्गीकरण करने का आधार है। उसके बाद इसमें क्या आते हैं? तो इसमें जो है शैवाल आते हैं।
इसमें कौन आते हैं, शैवाल आते हैं, इसके अलावा इसमें कवक आते हैं, इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया आते हैं। तो ये इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन आते हैं, तो इसमें जैसे कि हमने देखा कि यूलात, अभी जिसका इमेज मैंने दिखाया था यूलात इसके अंतर्गत आता है। इसकी तो करोड़ों प्रजातियां अपने पास है, जैसे कि नीम भी इसी का एक एग्जाम्पल है, आम का पेड़ भी इसी का एक एग्जाम्पल है, तो पीपल का पेड़ भी इसी का एक एग्जाम्पल है, जिसमें तीनों चीजें उपस्थित होती है। तो ये नॉर्मली आपको देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, पर आप इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस करने के लिए हम पादप का वर्गीकरण कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है वो इस प्रकार से भी दिखाई देते हैं, जैसे कि एक तो उसमें पत्ती होती है, उसके अलावा उसमें तना होता है, बट उसमें जड़ नहीं होती है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रैक्योफाइटा के बारे में। तो दोस्तों जो ट्रैक्योफाइटा है उस प्रभाग में उन पादपों को सम्मिलित किया गया है जिनमें संवहनी ऊतक या वेस्कुलर टिश्यूज जो है पाए जाते हैं। यानी कि अभी हमने जो बात की वही बात फिर से हमारे सामने आ रही है। और इस भाग में अब तक 2.75 लाख जातियां, यानी कि लगभग 275,000 प्रकार की जो जातियां हैं उनकी खोज की जा चुकी है। और इस भाग को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो ट्रैक्योफाइटा है इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसकी मुख्य कंडीशन होती है कि इसमें एक तो पत्ती होती है, इसमें तना होता है, इसमें जड़ होती है और इसमें एक संवहनी ऊतक भी होते हैं। तो आप अगर क्लास को गौर से समझ रहे हैं, अच्छे से मुझे सुन रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें जो है समझ में आने वाली हैं। तो जो ट्रैक्योफाइटा है दोस्तों उसको भी अलग अलग कंडीशन के आधार पर फिर 3 भागों में डिवाइड किया है। एक होता है टेरिडोफाइटा, एक होता है अनआवृत बीजी जिम्नोस्पर्म जिसको कहा जाता है, और एक होता है आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। तो इन भागों में डिवाइड किया गया। इसका भी रीजन है, इसके भी कारण है जिसकी वजह से इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो किस प्रकार से, जैसे कि जो सारे पेड़ पौधे होते हैं वो इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट्रैक्योफाइटा। तो पेड़ पौधे भी एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें भी कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए उनको 3 प्रकार से डिवाइड किया है। तो देखते हैं हम सबसे पहले टेरिडोफाइटा के बारे में। तो दोस्तों ये उस प्रभाग में, यानी कि कौन से प्रभाग में, तो जो ट्रैक्योफाइटा है उसका एक भाग है। तो इसमें अपुष्पोद्भिद पादपों को रखा गया है, क्रिप्टोप जिनमें पुष्प नहीं आते, ऐसे पौधों को रखा गया जिनमें जो है पुष्प नहीं आते। और इस प्रभाग के सदस्यों में जल एवं खनिज लवण के संवहन हेतु संवहन ऊतक जो है पाए जाते हैं। ये तो ट्रैक्योफाइटा का एक कंडीशन है ना, उसकी एक कंडीशन है कि जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं वो ट्रैक्योफाइटा के अंदर भी 3 वर्ग हैं, एक टेरिडोफाइटा, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। यानी कि एक तो होते हैं टेरिडोफाइटा, एक होते हैं आवृत बीजी, एक होते हैं अनावृत बीजी। तो इनका शरीर अगर देखा, इसमें पुष्प नहीं होते और इसका शरीर जो है टेरिडोफाइटा का वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित रहता है। यानी कि पौधे के जैसा पौधा है, जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, बट फूल नहीं आते। अब ये भी तो एक कंडीशन हो गई, क्योंकि बहुत सारे जो पौधे हैं हमारे सामने, जैसे नीम का पौधा है, आम का पौधा है, पीपल का पौधा है, तो उनमें भी अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलती है कि कुछ पौधे जो हैं जिनमें क्या होते हैं, फूल आते हैं, और कुछ पौधे जो हैं जिनमें फूल नहीं आते हैं। तो जिनमें फूल नहीं आते वो टेरिडोफाइटा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से ऐसे पौधे आपने देखे हैं जिनमें फूल नहीं आते, जो टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट करें। उसके अलावा इसमें जो संवहनी ऊतक होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम में बटा रहता है। तो ये सारे जो ट्रैक्योफाइटा होते हैं उनकी कंडीशन होती है कि एक ऊतक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम जो है क्या करता है, तो ये जड़ों से पानी को पहुंचाता है पत्तियों तक। फ्लोएम क्या करता है, तो भोजन को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। तो और दूसरी एक और कंडीशन इसमें यह होती है कि इसमें पुष्प यानी कि जो फूल होते हैं और बीज होते हैं, इनका निर्माण नहीं होता। देखो, अगर फूल का निर्माण होगा तभी बीज का निर्माण होगा, अन्यथा बीज का निर्माण नहीं होगा। जिनमें फूल ही नहीं होते तो बीज कहां से लाओगे? बीज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे पौधे अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो बीज बनने की पॉसिबिलिटी नहीं। फूल बना और बीज नहीं बननी, ये एक अलग बात हो जाएगी। पर फूल ही नहीं बना तो बीज कैसे बनाओगे?
ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फूल जो है एक पादप का जो है जनन अंग होता है, पुष्प एक पादप का जनन अंग होता है, और जब पुष्प ही नहीं होगा, जनन अंग ही नहीं होगा, तो बीज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मुख्य पौधा जो है बीजाणुभिद होता है, जिसमें जड़, तना और स्तंभ, ये इसकी कंडीशन, यानी कि तना और जो स्तंभ यानी कि जो पत्ते हैं वो भी पाए जाते हैं। इसमें बीजाणु और बीजधानियों, जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणु धानियों में उत्पन्न होते हैं, और बीजाणु धानियां जिस पत्ती पर उत्पन्न होती हैं उसे पत्ती का बीजाणु पर्ण कहते हैं। इस कंडीशन से युग्मोभेद पौधे पर नर जन्नांग पुधानी तथा मादा जन्नांग स्त्रीधानी उत्पन्न होते हैं, और इन पौधों में एक निश्चित पीढ़ी एकांतरण होता है और जाइगोट या जाइगोस्पोर का निर्माण इसमें होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पौधे दिखाई देते हैं जिनमें फूल नहीं होते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखनी, ये वाली कंडीशन याद नहीं रखनी। कंडीशन क्या है, इसमें फूल नहीं होते हैं, जड़, पत्ती, तना सब कुछ होता है, बट फूल नहीं होते हैं। फूल नहीं होते हैं तो बीज भी नहीं होते हैं, और इनमें जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें अगर टेरिडोफाइटा के बारे में, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे लाइकोपोडियम। इसके जो बीजाणु होते हैं, जो बीजाणु बनते, बीज नहीं बनते, बीज के अणु बनते हैं, तो जो बीजाणु होते हैं उनका प्रयोग दवाई के रूप में किया जाता है। मर्सिलिया और सिरेप्टोरिस जो है, जैसे टेरिडोफाइट्स का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, यानी कि सब्जी के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। टेरिडियम जो है उसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में होता है। सिलेजिनेला होता है, उसका पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है, इस कारण उसका उपयोग मेजों पर सजावट हेतु किया जाता है। जो मेज वगैरह होती हैं उन पर सजावट जब की जाती है तो सिलेजिनेला का उपयोग किया जाता है। और 21 सेटम नाम का जो टेरिडोफाइट्स हैं उससे सोना प्राप्त किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल है, जैसे लाइकोपोडियम, मर्सिलिया, टेरिडियम, सिलेजिनेला और 21 सेटम। इनको याद रखने के लिए आप एक बार स्क्रीन पर देखकर सभी जो है कमेंट जरूर करें। उसके बाद अगर देखा जाए तो फर्न या फन जो है टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा है। जो टेरिडोफाइटा वर्ग है उसका सबसे विख्यात पौधा कौन सा है, फर्न है। ये फर्न इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। और टेरिडोफाइटा का सबसे पहला जीवाश्म जो है हमें कब मिला था, तो सिलुरियन अवधि जो है उसमें देखा गया था। इस कारण इसको लेट पेलेओजिक एज ऑफ द टेरिडोफाइट्स भी कहा जाता है। और भारतीय टेरिडोफाइट जीवाश्मों का विस्तृत अध्ययन सूरज नामक वनस्पति शास्त्री के द्वारा किया गया था। और टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा भी कहा जाता है, कि पूरा विकसित है परंतु इसमें बीज और फूल नहीं आते हैं। तो ये जो पौधा है फर्न का पौधा है और सबसे विख्यात पौधा है टेरिडोफाइटा वर्ग का। अब हम बात करने वाले हैं अनावृत बीजी के बारे में, यानी कि अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं उसके बारे में। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, यानी कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसकी क्या कंडीशन होती है। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो ट्रेकियोफाइटा है इसको भी हमने 3 वर्ग में डिवाइड किया। एक वर्ग है टेरिडोफाइटा, एक वर्ग है अनावृत बीजी, और एक वर्ग है आवृत बीजी, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो देखो इसमें क्या कंडीशन है कि इन तीनों में जड़, पत्ती और तना होगा, संवहन उत्तक भी होंगे, बट फिर इनको अलग अलग कैसे बांटा, तो एक वो जिनमें फूल और बीज नहीं बनते, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, टेरिडोफाइटा कहेंगे। आवृत बीजी किसे कहेंगे, तो एक वो जिनका अनावृत बीजी किसे कहेंगे, तो जिनमें फूल होता है, बीज होता है, फूल होगा तभी बीज होगा, परंतु बीज जो है उसके चारों तरफ फल नहीं होगा, यानी कि फल के अंदर बीज नहीं होगा, नंगा बीज होगा, नग्न बीजी जिसको हम कह सकते हैं। तो ये अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। और आवृत बीजी जिसमें फूल होगा, फूल से फल बनेगा और फल के अंदर क्या होगा, बीज होगा, यानी कि तीनों चीजें होगी, उसको हम आवृत बीजी कहेंगे, या जिसका बीज किसके बीच में होगा, तो वो आवृत बीजी। फिर आवृत बीजी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अनावृत बीजी बीजी पौधे होते हैं जिनमें बीज होते हैं,
या बीजी पौधे का वह सब फाइलम है, जो बीजी पौधे होते हैं या जो ट्रैक्योफाइट्स होते हैं उसका एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज आते हैं, यानी कि बीज जो है किसी बीजांड या उनसे विकसित बीज किसी खोल या फल के अंदर बंद नहीं होते हैं। बीज के आसपास कोई भी आवरण नहीं होता, फल नहीं होता, कोई खोल नहीं होता और इसमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। जैसे कि अगर देखा जाए कि ये एक पुष्प है, जैसे पुष्प की जो संरचना है मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पुष्प की संरचना इस प्रकार से होती है, जैसे कि बायोलॉजी में इसी प्रकार के पुष्प आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप जो है मार्केट से तरह तरह के जो पुष्प हैं वो देख सकते हैं। तो ये जो पुष्प है इसमें जो है ये नर जनन अंग होता है और ये स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर जहां पर खुलता है या बड़ा आवरण होता है इसे हम अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो इसी अंडाशय के पकने पर या बाद में इसी अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है और इसके बीच में क्या बनता है, बीज बनता है। तो किसी पुष्प में अगर अंडाशय ही नहीं है तो उसमें फल बनने की संभावना नहीं है, तो उसका जो बीज होगा वो कैसे होगा, नग्न बीजी होगा, वो बीज जो है दिखाई नहीं देगा। तो इसका बीज जो है वो नग्न या किसी खोल के अंदर बंद नहीं होता है और यह पुराने पौधों का एक वर्ग है और इस भाग में लगभग 900 जातियों के पौधों को रखा गया है। जैसे कि देखा जाता है जो हिमालयी पौधे हैं या पहाड़ी पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार के गुण होते हैं कि उनके बीज जो है नग्न होते हैं या किसी भी फल या आवरण में घिरे नहीं होते हैं। जैसे कि देवदार का पेड़ होता है, चीड़ का पेड़ होता है, तो स्प्रूस सीड का पेड़ होता है, तो ये सारे जो हैं इसी कंडीशंस के अंतर्गत आते हैं या इसी प्रकार के होते हैं जिनका बीज जो है किसी आवृत के अंतर्गत नहीं होता है। और इस प्रभाग के पौधे जो हैं बहुवर्षीय होते हैं, वो बहुत सारे वर्षों तक उनका जीवन काल होता है और बड़े बड़े पौधे होते हैं, लंबे लंबे पौधे होते हैं और ये पौधे जो हैं मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइटिक स्वभाव के होते हैं, बिना पानी की कंडीशन में भी ये जीवित रह सकते हैं। उसके अलावा इसमें स्पष्ट वार्षिक वलय होते हैं। जैसे कि वलय एक पेड़ का वो स्ट्रक्चर होता है जिससे उसकी एज का पता लगा, जैसे किसी पेड़ को काट देंगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो सामने वाला भाग है जहाँ से काटा है उस प्रकार दिखाई देता है। तो एक वलय, दो वलय, तीन वलय, तो हर वर्ष उसमें एक नया वलय बनता है, तो इसमें एक स्पष्ट रूप से वार्षिक वलय बनते हैं। जैसे कि आपने अगर कटा हुआ पेड़ देखा है, जैसे कि इसको यहाँ से हमने काट दिया तो ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो इसमें एक ऐसा बिंदु, उसके आसपास इस प्रकार की चीजें जो है दिखाई देगी, तो इन्हीं को हम वलय कहते हैं और इसी से पेड़ की एज का पता लगाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं इनमें एक स्पष्ट वार्षिक वलय जो है वो बनते जाते हैं या वार्षिक वलय जो है हमेशा इसमें बनते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनके बीजों में बीज के ऊपर आवरण नहीं होता, ये कंडीशंस तो हमने देख ली हैं। और इनमें संवहन उत्तक यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज जो है पाए जाते हैं, वो जरूरी हैं। और ये नग्न बीजी या अशाखित होते हैं, ये भी हमने देख लिया। जैसे कि इस प्रकार से ये फूल है, फूल में अगर अंडाशय नहीं है तो अंडाशय नहीं होगा तो डायरेक्ट क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। और बीज कैसे होंगे, नग्न होंगे, कोई भी फल उनके आसपास नहीं बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये जो फल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये एक साइकस का पौधा है और ये जो है एक बीज होता है, ये कोई फल नहीं है। तो ये इस प्रकार से किसी आवरण में नहीं है, डायरेक्ट अगर जैसे बीज जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है या बीज बीज वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, अनावृत बीजी। तो इसमें वायु परागण होता है, यानी कि पोलिनेशन जो है विंड के कारण होता है, हवा के कारण होता है। और इसमें साधारण बहुभ्रूणता जो है पाई जाती है, भ्रूण से मूलांकुर बनते हैं और प्राकुर के साथ ही एक या एक से अधिक बीज पत्र इसमें बनते हैं, या तो एक बीज बनेगा या एक से ज्यादा बीज पत्र इसमें बनते हैं। उसके अलावा जैसे साइकस में कास्ट, मोनोजाइलिक तथा पाइनस में पिकोजाइलिक इसमें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि ये जो पौधे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो साइकस का जो तना होता है, उसका जो मंड होता है, उसको जब निकाल लिया जाता है तो उससे खाने वाला साबूदाना जो होता है उसका निर्माण किया जाता है। तो एक भी क्वेश्चन होता है कि साबूदाने का निर्माण किससे होता है, तो साबूदाने का निर्माण जो है साइकस के पौधे से किया जाता है, ये भी एक प्रश्न बन जाता है। उसके अलावा साइकस के बीज अंडमान द्वीप के जनजातियों द्वारा जो है खाए जाते हैं। तो ये साइकस के बीज हैं, ये किसके द्वारा खाए जाते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां हैं वो लोग इनको खाते हैं।
पाइनस से प्राप्त होने वाला चिलगोंजा भी खाने के काम आता है। जो चिलगोंजा होता है जो पाइनस के पौधे से प्राप्त होता है वो भी कैसा होता है, खाने योग्य होता है। चीड़, सिकोया, देवदार, फर, स्प्रूट आदि जो है की लकड़ी महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाने के काम आती है और ये सभी अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो फल नॉर्मली बीज जो नॉर्मली आपको दिखाई देते हैं इनको हम क्या कहेंगे, अनावृत बीजी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखने वाले हैं दोस्तों आवृत बीजी के बारे में। तो जो आवृत बीजी भाग हैं या ये उप प्रभाग हैं, इसके अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया गया है जिनमें बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। इसके अंतर्गत शाक जो सब्जियां होती हैं वो भी आ जाती हैं। इसके अंदर बहुत सारी झाड़ियां आ जाती है और बहुत सारे वृक्ष जो हैं, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। इन सभी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि आम है, तो आम का जो बीज है उसकी गुठली जो होती है कहाँ होती है, आम के फल के बीच में होती है। सेब है, तो सेब फल है उसके बीज में क्या होता है, उसका बीज होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फल या सारे फल के बीच में जो बीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहेंगे। इसमें प्रजनन अंग क्या होता है, पुष्प होता है, पुष्प में प्रजनन होता है और जो अंडाशय होता है उसी से फल बनता है और जो बीजाणु होता है उससे क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। इसमें दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन दृष्टिगत होता है और ये मृदोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, स्वपोषी के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। मृदा के ऊपर जीवित रहने वाले, दूसरों के ऊपर जीवित रहने वाले, किसी के साथ जीवन व्यतीत करने वाले, कीटों के ऊपर जीवित रहने वाले, खुद का भरण पोषण खुद करने वाले आदि प्रकार के जो पौधे हैं वो आवृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। और उसके अलावा ये सामान्यतः स्थलीय पौधे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो हैं जल में भी पाए जाते हैं। ये भी जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं, पर मोस्टली जैसे कि 99% अगर देखा जाएगा आवृत बीजी के, तो वो केवल स्थल पर पाए जाते हैं। और इनमें संवहन तंत्र जो है अति विकसित होता है, पूरा संवहन तंत्र काम करता है। इसमें पत्ती, जड़ और तना तीनों चीजें जो हैं इसमें आवृत बीजी में पाई जाती हैं। उसके अलावा देखा जाए तो आवृत बीजी पौधों को भी दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि आवृत बीजी। अब उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एक बीजपत्री और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री, यानी कि जो आवृत बीजी हैं जिसके फल होते हैं, फल के बीच में बीज होते हैं। अब उन बीज के आधार पर भी उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनमें बीज जो है सिंगल यूनिट में होता है, एक जैसा ही होता है या एक ही बीज होता है, बीज का कोई पार्ट नहीं होता है, कोई भाग नहीं होता है, उन्हें हम कहेंगे एक बीजपत्री। और होता क्या है कि बहुत सारे जो पौधे होते हैं, जैसे कि एक फल ले लिया हमने आम का, तो आम का जो बीज होता है उसको अगर आप खोलेंगे तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, यानी कि एक इधर टूट जाएगा, एक इधर टूट जाएगा। तो वो जो दो पार्ट होते हैं आम की गुठली के, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री कहेंगे। उसके अलावा बहुत सारे जैसे कि ऐसे अनाज भी होते हैं, जैसे कि दालें, तो चना ले लिया हमने, तो चना जो है उसका खोल जब आप निकालोगे उस बीज का, तो वो क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो वो द्विबीजपत्री। जैसे कि आपने गेहूं ले लिया, तो गेहूं जो है दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, तो वो जो है एक बीजपत्री के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है कंडीशंस होती हैं आवृत बीजी के अंतर्गत जो पाए जाते हैं उनकी। तो एक बीजपत्री के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, तो इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है और इनकी जड़ें प्राय अधिक विकसित जो है नहीं होती, इनकी जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होती और इनके पुष्पों के जो भाग हैं वो 3 या उसके गुणांक में होते हैं। इनके संवहन पुल में कैम्बियम जो है वो नहीं पाया जाता है, यानी कि संवहन होता है टिश्यूज के माध्यम से, तो उसमें कैम्बियम जो है या एक पुल होता है, संवहन पुल, एक ब्रिज होता है, वो इसमें नहीं पाया जाता एक बीजपत्री के अंतर्गत। जैसे कि चावल एक इसका जो है उपयुक्त उदाहरण मान सकते हैं हम, कि चावल इसका जो है एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद अगर हम देखें आवृत बीजी के बारे में, तो इसमें जो एक बीजपत्री हैं वो कौन कौन से पौधे हैं और उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि लिलिएसी वर्ग जो है, इसके अंदर लहसुन, प्याज, सत्तावर आदि आ जाते हैं। ग्रेमिनी वर्ग जो है, इसके अंदर गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, जो जई आदि पार्ट आ जाते हैं। पालमी जो है उसके अंतर्गत नारियल, ताड़, सुपारी, खजूर आदि आते हैं और म्यूजैसी जो है उसके अंतर्गत केला आते हैं।
उसके बाद अगर हम देखें द्विबीजपत्री के बारे में, तो इनके बीजों में 2 बीजपत्र जो है पाए जाते हैं और इनके जो संवहन पुल है उसमें कैम्बियम भी पाया जाता है। उसके अलावा इनके जो पुष्पों के भाग होते हैं वो 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। जैसे कि पुष्प है उसके कितने बीज बनेंगे, तो 4 या 5 के गुणांक में वो बनते हैं और इसमें द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो पाई जाती है और इनकी पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास भी होता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके जो एग्जाम्पल हैं इस प्रकार से हम देख सकते हैं डाइकोट सीड्स, जिसमें इस प्रकार से बीज होता है जो 2 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। चना या दाल जो है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। कौन कौन से जो पौधे हैं वो उसमें आते हैं, जैसे कि मूली, शलजम, सरसों, फूलगोभी आदि इसी पार्ट में आते हैं, जिसे कुशी फेरी हम कहते हैं। उसके अलावा कपास, भिंडी, गुड़हल, सोयाबीन, मटर, अरहर, मूंगफली, ये सभी जो हैं इसी के एग्जाम्पल हैं। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सारे एग्जाम्पल जो है देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास में अभी तक जो हमने देखे जितने भी एग्जाम्पल या पादपों का जो वर्गीकरण देखा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पादप हैं उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। एक कौन सा वर्ग है, थैलोफाइटा, एक कौन सा वर्ग है, ब्रायोफाइटा, एक कौन सा वर्ग है, तो ट्रेकियोफाइटा। तो दोस्तों जो थैलोफाइटा है उसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें जो है पत्ती भी नहीं होती, जड़ भी नहीं होता, तना भी नहीं होता। इसमें जो है पत्ती और तना होता है परंतु जड़ नहीं होती। और जो ट्रेकियोफाइटा है इसमें तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। इनमें संवहनी उत्तक नहीं होते, इनमें संवहनी उत्तक नहीं होते हैं और ट्रेकियोफाइटा जो है उसमें संवहनी उत्तक होते हैं। फिर ट्रेकियोफाइटा को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, टेरिडोफाइटा जिसमें बीज नहीं होते, उसके बाद आवृत बीजी और अनावृत बीजी। तो आवृत बीजी ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज होते हैं और फलों के बीच में, और अनावृत बीजी जो हैं जिनमें बीज होते हैं बट जो है किसी फल के बीच में नहीं होते हैं, डायरेक्टली नग्न बीजी ये होते हैं। तो ये सारी कंडीशंस या सारा जो वर्गीकरण है आज की क्लास में हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ में आप एमपीपीएससी की अगर पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो पीएससी अड्डा का ऐप जो है प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड सारी जानकारी, सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री में तथा टेस्ट सीरीज जो है आपको वहाँ पर अवेलेबल होने वाली हैं। आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।